नमस्कार, टाइम्स टाउन भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वक्फ पर भ्रमजाल टूट गया तो विरोध में सूली पर चढ़ा दो वाला दांव खेला जा रहा। ओवैसी ब्रदर्स का ऐलाने जंग मुस्लिम किसके संग है। लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में फिलहाल चर्चा जारी है। तमाम मुसलमान बिल का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, जो तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन विरोधी इतना बौखला गए कि कोई बिल के समर्थक मुसलमानों को अपशब्द कह रहा है, कोई बिल के विरोध में ऐलाने जंग की बात कर रहा है। बिल के विरोध में देश में सड़क पर उतरने, कोर्ट जाने और फिर से शाहीन बाग बनाने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब सवाल है कि क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में भ्रम वाला एजेंडा फेल हो गया तो क्या अब सड़कों पर साजिश का खेल खेला जा रहा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुसलमान जब मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है। ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन लोकसभा में बिल पास होते ही एक तरफ मुस्लिम जश्न मना रहे, मिठाई बांट रहे, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे, मोदी भाईजान की तख्तियां लहराकर जश्न मना रहे। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी जा रही। बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, बिल वापस नहीं लेने पर सड़क पर उतरने की खुलेआम धमकी दी जा रही, सिर पर कफन बांधने की बात की जा रही, देश में शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही। मुंबई में रजा अकादमी से लेकर कोलकाता, अहमदाबाद तक मुस्लिम संगठन ऐसे ही भड़काऊ उकसाऊ बयानबाजी कर रहे। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें आप सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पे कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, धमकी दी जा रही कि मुसलमान मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो SDPI पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक्फ बिल भी वापस जा सकता है। एक तरफ सड़कों पर बिल के विरोध में उकसाने भड़काने का काम हो रहा, तो संसद के भीतर भी विपक्ष के नेता वक्फ बिल पर आग बबूला है। कल लोकसभा में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार मानने वाले ओवैसी बिल पर इतना तिलमिला गए कि संसद के भीतर ही सदन में बिल की कॉपी तक फाड़ डाली। इतना ही नहीं, ओवैसी कह रहे ये बिल लाकर मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाओं और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।
और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा, ये सरासर झूठ है। वो वैसे ही नहीं, पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ है। कोई इसे काला कानून बता रहा तो कोई इस बिल को मुसलमानों को बांटने वाला बता रहा। संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि आप संख्या बल के आधार के ऊपर आपने कसम खाई है कि संविधान को रौंद के डालेंगे। आप रौंद रहे हो संविधान को, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीनों को हड़पने का और लोगों को जो कब्जा धारक हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने का बिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम इस बिल का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोध उत्पन्न करने का काम है। तो याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि ये विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। विपक्ष भले विरोध कर रहा, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिल का पुरजोर समर्थन भी कर रहा। बिल पर मुसलमानों का समर्थन और लोकसभा से बिल पास होने पर समाजवादी पार्टी के नेता इतने बौखलाहट में हैं कि अबू आदमी बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को अब शब्द कह रहे हैं। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के। तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद मोदी कर रहे हैं। दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं, कुछ मिल जाते, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसी होता है कि हम क्या हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज में, आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। इस बीच बिल के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई के साथ साथ कोर्ट में जाने की बातें भी मुस्लिम संगठन की ओर से की जा रही हैं। आज अगर राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद हम समझते हैं कि बोर्ड इस बात को बैठ के डिसाइड करेगा कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। अदालत के दरवाजे हम लोगों के लिए भी खुले हुए हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि अदालत से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। अब सबकी नजरें राज्यसभा में टिकी है। आज बिल राज्यसभा से पास होगा तो फिर विरोध करने वाले आगे क्या करेंगे? देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर विपक्ष का भ्रम वाला एजेंडा नहीं चला तो क्या अब सड़क पर सुलगाने की साजिश हो रही है? क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए सिर पर कफन और शाहीन बाग वाली बात कही जा रही है? सवाल यह भी है कि वक्फ की मनमानी बंद होने के साथ तुष्टीकरण की सियासत पर ताला लगने वाला है। क्या तभी बिल का विरोध हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तब सोचिए क्या क्या कहा जा रहा है। सूली, सिर पर कफन, ऐलान जंग, ये लोकतंत्र में ऐसी ही बातें कही जाती हैं क्या? चलिए आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शालिनी अली हैं जो कि महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाजी मेहरदीन रंगरेज है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। जुबैर मेमन है प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मेहरदीन आपसे करता हूं। सीमा पर खड़े हैं क्या कि ऐलान जंग है? कोई कह रहा है सूली पर चढ़ा देने वाली बात, कोई कह रहा है कि सिर पर कफन बांध लेंगे। नहीं, जब सरकार राकेश भाई इस तरीके के बिल लेकर आएगी मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की जमीनों को लूटने के लिए, खसोटने के लिए और उनको अपने दोस्त अंडानी और अंबानी को बेचने के लिए, तो क्या करेगा मुसलमान? जब 20 करोड़ देश का मुसलमान कह रहा है कि हमें इस बिल में तरमीम की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार कह रही है कि नहीं हम तरमीम करेंगे। देश के विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, वो मना कर रही हैं, वो भी मना कर रही हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, फिर भी सरकार कह रही है नहीं हम करेंगे। तो वो करेंगे तो हमारा अधिकार है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, जो हमारे देश का कानून हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अरे प्रोटेस्ट करेंगे ना कि ऐलान जंग करेंगे? प्रोटेस्ट था, अब प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐलान जंग करेंगे? होगा प्रोटेस्ट करेंगे, ऐलान जंग करेंगे। और 20 करोड़ मुसलमान की बात मत करिए, 20 करोड़ मुसलमान नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पर पटाखे फोड़कर मिठाइयां खिलाकर जश्न मना रहे हैं। तो सारे मुसलमानों की ठेकेदारी मत लीजिए कि 20 करोड़ मुसलमान कर रहे हैं। अरे देखिए राकेश भाई, सुनना ज्यादा आपको सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। और वो नहीं सिखाइए नहीं भाई, मैं सुन रहा हूँ। आप बोलते ज्यादा है, सुनते कम। नहीं, मैं सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। भाई
देखिए राकेश भाई, प्रोटेस्ट होगा और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। जब तक सरकार जैसे किसान कानून वापस लिया था उसी तरीके से जब तक ये बिल वापस नहीं करती तब तक प्रोटेस्ट चलेगा पूरे देश में। तो भाई मेरे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ठीक है, आपका हक है मेहरदीन, लोकसभा में मैं पूछ रहा हूँ फिर ऐलाने जंग जैसे शब्द क्यों? सिर पर कफन बांध लेंगे ऐसे शब्द क्यों? देखिए ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में ये बातें कही जाती हैं क्या? देखिए कफन बांधना, देखिए ऐलाने जंग की जिन्होंने बात करी है मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, अरे आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं करेंगे मेहरदीन, सुनिए, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी से उस पार्टी के मुखिया ने ये बात कही है भरे सदन में, अब नहीं उनको सपोर्ट करते हैं सर, पता नहीं कैसी आपकी पार्टी, कैसे आप प्रवक्ता बन गए, आप अपनी पार्टी के मुखिया को ही कह रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हो गया? नहीं हम तो कह तो रहे हैं कि हम करेंगे, उन्होंने कहा कफन बांधेंगे तो बांध लेंगे। कफन का बांधने का क्या मतलब होता है? मेहरदीन, कभी कह रहे हैं कि आप ऐलाने जंग वाले शब्द को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर कभी आप कह रहे हैं कि सिर पर कफन बांध दिया तो गलत क्या कह दिया? आपकी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं बड़ी अकलियत के खिलाफ हुकूमत का ऐलाने जंग है, ऐलाने जंग जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिमों के ईमान इबादत पर, ईमान पर चले गए, इबादत पर चले गए। तो उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने जो भी कुछ कहा है, एक बैरिस्टर और पढ़े लिखे नेता में क्या फर्क होता है उन्होंने बता दिया, और उन्होंने जो भी कहा है उनका समर्थन पूरा करेंगे। देश के 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ है, देश की सारी तंजीमें, अरे नहीं है आपके साथ, तंजीमें हैं वो सब हमारे साथ नहीं है, आपके साथ, उनके साथ है, आपके साथ नहीं है 20 करोड़ मुसलमान होगी तो आप देख लेना, आपके साथ नहीं है, ठेकेदारी नहीं है आपकी 20 करोड़ मुसलमानों की। जरा तस्वीर रखिए, नहीं तस्वीर रखिए जरा, मुस्लिम जो जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो ये आपके 20 करोड़ में ही आते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं है मेहरदीन। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग। अरे फिर वही बात है, तो मुसलमान नहीं है? मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं अगर, तो मुसलमान नहीं है, या फिर जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो गया वो मुस्लिम नहीं हो गया? ये तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं। अरे तो वो भी मुसलमान हुए ना, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तो वो भी मुसलमान हुए ना, या फिर जो वक्त के साथ है आप कहेंगे वो मुसलमान नहीं है? सिद्धार्थ यादव देखिए, एक गैंग काम कर रहा है, अब रुक जाइए मेहरदीन, रुक जाइए, एक गैंग काम कर रहा है जो कह रहा है ऐलाने जंग होगा, एक गैंग का जवाब दे दूं। नहीं शालिनी आऊंगा आपके पास। एक गैंग है जो काम कर रहा है कि सिर पर कफन बांध लेंगे, एक गैंग है जो काम सूली पर चढ़ा दो वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि पीछे मानसिकता चल क्या रही है। देखिए राकेश जी, जो मुसलमान सड़कों पे आकर के मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और वक्फ के बिल का स्वागत कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये राजी हंगरेज जी क्या है, ये MIM के कार्यकर्ता नहीं है। आप लोग तो मुसलमान, कोई और बोल दे तो उसको आप दलाल जैसे शब्द से आप कहेंगे, देश के मुसलमान को आप खुद ही कहेंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप कह रहे हैं सर पे कफन बांध देंगे, मैं कहता हूं सर पे कफन बांध रहे हैं, कफन बांधिए, कफन ओढ़ना है कफन ओढ़िए। ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप देश की संसद में पारित कानून जिस पर 8 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें एक बहुत सार्थक चर्चा हुई, देश में एक प्रोग्रेसिव बिल निकल करके आ रहा है, उसको आप कह रहे हैं ऐलाने जंग है, इसको हम मानेंगे नहीं। कौन है आप? फिर आप अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं। राकेश जी, ये नेक्सस है बहुत बड़ा, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियों को गलत कब्जे से, गलत तरीके से कब्जाया जा रहा है, वो इन्हीं के नेता कब्जा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हैदराबाद की 82% की वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जे में है। मेरे पास डेटा है पूरा, भोपाल में कितने कब्जे में है, लखनऊ में कितने कब्जे में है। पहले आप जाएंगे सेक्शन 40 के तहत, आप कह देंगे कोई भी जमीन वक्फ की है, वक्फ की उसको बना करके, और फिर आप लोग उसको कब्जा लेंगे। देश का गरीब मुसलमान, बोहरा मुसलमान, अखाग्नी मुसलमान, देश का पासमानदा, महिलाएं, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? असदुद्दीन ओवैसी को। मिलेगा किसको? अबू आजमी को। मिलेगा किसको? आजम खान को। मिलेगा किसको? हाजी रंगरेज को। आप लोग आनंद लेते रहें, देश की संपत्ति को लूट खसोट कर उसका आनंद लेते रहें, और फिर कहें कि 20 करोड़ मुसलमान हमारे पीछे खड़ा है। कहां खड़ा है? वोट तो आपको 2% भी नहीं मिलता। ठीक, आप जाते हैं, आपकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, आपको कोई वोट नहीं करता, और वैसे 20 करोड़ मुसलमान आपके पीछे खड़ा है। ये देश के गरीब मुसलमानों के हित क्या है हुआ बिल है। आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए, और जब राजनीतिक रोटी और राजनीतिक हितों से आप ऊपर उठ जाएंगे, देश के लिए सोचेंगे, तो मुसलमानों की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए आप इस बिल का समर्थन करेंगे। ये देश की लोकसभा से पारित है, आप कोई नहीं है कहने। बोलिए मेहरदीन, बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए।
देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी जमानत भी जब्त नहीं होती है। अभी हम दिल्ली में 2 विधानसभाओं में चुनाव लड़े थे, एक जगह 40,000 वोट आई, एक जगह 34,000 वोट आई, और दोनों जगह जमानत भी बची और हम तीसरे नंबर पर भी आए। तो इस तरीके का भ्रम फैलाना, 74,000 हुआ, 20 करोड़ हो गया। हाजिर अंग्रेज जी, 20 करोड़ हो गया। हाँ, अरे 20 करोड़ भी होगा भाई। आप भोपाल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 2 विधानसभा चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़े, कितनी आई सीटें? महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, कितनी आई सीटें होगा? और जेल एक जगह सीट नहीं जीत पा रहे, आंदोलन भी होगा, एक जगह अपनी सीट नहीं जीत पा रहे, आंदोलन भी होगा, जहां पे आपके और महान नेता सदस्यों ने वहां का निगम नहीं जीत पा रहे भी होगा, वहां पे सरकार नहीं बचा पा रहे, जगाने के लिए जो वोट नहीं आ रहा, ठेकेदारी 20 करोड़ मुसलमानों की है। वाह हाजिर अंग्रेज साहब, आपसे बड़ी पार्टी तो देश के अंदर है नहीं पड़ेगा। जो ठीक है, लूट खसोट की बात बंद करिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फराज किदवई साहब, ये लूट खसोट वाली कहानी खत्म हो गई, इसीलिए कोई कह रहा है ऐलान जंग, कोई कह रहा है सिर पर कफन, कोई सूली पर चढ़ा देने वाली बात है। राकेश जी, लखनऊ के एलडीए में ये लूट खसोट चल रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ में एक एरिया है गोमती नगर, जिसको नरीमन पॉइंट ऑफ लखनऊ कहा जाता है। वहां पर इस खबर के हिसाब से करोड़ों रुपए की जमीनों में हेराफेरी हुई है। ये वक्फ बोर्ड ने की है, मुसलमानों ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है, किसने की है? जरा से आप ये शायद आप ही का अखबार है, जहां तक मैं कंफ्यूज अगर नहीं हो रहा हूं तो। ये भी, और ये खबर कब की है? 29 मार्च की। तो लूट खसोट तो इस पूरे देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से जो सरकार चल रही है, सरकार के और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अभी एक विधायक जी थे, उन्होंने भी बोला कि इससे ज्यादा करप्ट सरकार आज तक नहीं आई है। तो आप सही बोल रहे हैं, लूट खसोट तो चल रही है पूरी तरह से। वो एलडीए वाला देख लेंगे फिर कभी, उसका भी हिसाब किताब किसी दिन कर लेंगे। अभी वक्फ वाली लूट खसोट पर आ जाइए। नहीं कर लेंगे ना सर, कर लेंगे, किसी दिन खबर आ जाएगी, वो भी कर लेंगे। आज वक्फ टॉपिक है तो वक्फ में लूट खसोट पर चर्चा कर लीजिए, वरना कैसे लूट खसोट चल रही थी वो भी अभी सामने रखूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी नहीं करेंगे। नहीं कर लेंगे ना सर, आप आइए ना वक्फ पर, अभी आइए वक्फ पर लौटकर। हम वक्फ अरे आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आइए बातों का जवाब आइए। अब सुनिए, टाइम्स नाउ ने कार्यक्रम किया था ऐलान जंग, तो वो जंग किसके खिलाफ थी? वो किसके खिलाफ थी राकेश जी? ये टाइम्स नाउ ने कार्यक्रम किया था, और जहां तक मैं अभी ढूंढ रहा था 2016 में शायद हुआ था। देखिए क्या है कि एक शेर सुनिए राकेश जी, जब हम लोग बोलते हैं ना मीडिया की अच्छी, उसके लिए हम शेर सुना रहे हैं आपको कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। ठीक है, अब इसमें साहब आप कहेंगे, अब सुनिए ना, मैं कुछ पन्ने में भी पलट देता हूं फराज किदवई। अब आप सुनिए ना सर, किसी कार्यक्रम का नाम ऐलान जंग रखा गया तो सर कई बार वो किस सेंस में रखा गया? क्या कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम, वो बातें कही जाती है। अब आपकी मुस्कुराहट अभी गायब होगी, रुक जाइए, सुनिए क्यों आप लोग लूट खसोट की बात। अब मैं आपको टॉपिक पर ले आता हूं फराज भाई, आप जानते हैं कि मैं तैयारी के साथ बैठता हूं और टॉपिक से कोई जाए तो पकड़ कर लेकर आता हूं। अब सुनिए सर, मुख्तार अंसारी, सुनिए, मुख्तार अंसारी को मुख्तार किसने बनाया? मुख्तार अतीक पर कार्रवाई हुई तो भाईचारा खराब हो रहा है, किसने कहा? अब मैं आपको बताता हूं, मुख्तार अंसारी जिसने मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में मोहम्मदाबाद, कब्रिस्तान, गाजीपुर का कब्जाया, डिस्प्यूटेड लैंड उसने गाजीपुर की बड़ी मस्जिद के पास कब्जाया, चैरिटेबल ट्रस्ट लैंड जो कि स्कूल के साथ होने थे, हॉस्पिटल के लिए थे, उस पर कब्जा किया, उन्हें बेचा, उन्हें लीज पर दिया। जुबान आपकी बंद हो जाती है क्योंकि भाईचारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, और यही लूट खसोट बंद हो रही है। आपको पता है अभी माननीय उच्च न्यायालय ने अभी लखनऊ की जो सचिवालय है उसमें कुछ भर्तियां हुई थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें पता है क्या कहा कि ये कोई स्कैम से कम नहीं है। और अरे इस पर बोलिए ना, ये वक्फ बोर्ड वाले स्कैम पर बोलिए ना। कई भर्तियों में कई जगहों पर घोटाले हुए और समय समय पर चर्चा हुई फराज भाई, लेकिन आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आइए लौटकर, और या तो कह दीजिए कि साहब हमारे हाथ गंदे हैं इसलिए हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, हमें कुछ और बोलने दिया जाए। राकेश भाई, अरे मैं वक्त पे ही आ रहा हूँ साहब, मैं वक्त पे आ रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप एक चीज रखते हैं तो उसके काउंटर में तो मुझे एक दूसरी चीज रखनी पड़ेगी। रखिए सर, उसका रिप्लाई करके काउंटर रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। सुनिए, अरे सुनिए सर, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अब वक्त पे आ जाइए। राकेश भाई, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, मुझे एक चीज खाली समझा दी। वक्फ बाय यूजर में अगर एक कोई मस्जिद पिछले 500 साल से बनी हुई है और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, कल को राकेश पांडे जी उठेंगे और कहेंगे कि साहब ये जमीन हमारी है जिसमें मस्जिद बनी हुई है, उसमें एज पर नए वक्फ एक्ट के हिसाब से क्या होगा?
थोड़ा समझा दीजिए। अब मुझे पहले एक बात बता दीजिए सर। नहीं होगा। नहीं मुझे समझाइए ना। नहीं मैं सुनिए ना सर, सिद्धार्थ इसका रिप्लाई करेंगे। नहीं ये तो सरकार की बात है, सिद्धार्थ करेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस किया था या नहीं किया था? ईडी सीबीआई ने क्या प्रोब किया कि नहीं लॉन्ड्रिंग के कई सारे केस जो कि वक्फ लैंड डील में इस्तेमाल हुए थे मुख्तार के खिलाफ? मऊ ईदगाह लैंड स्कैम, क्या अंसारी उसमें आरोपित थे कि नहीं? 4.5 एकड़ की वक्फ की जमीन का यह पूरा मामला था जिस पर इलीगल कमर्शियल स्ट्रक्चर बना था। गाजीपुर के ग्रेवयार्ड में एनक्रोचमेंट का मामला था या नहीं था? और मुख्तार के पीछे कौन खड़ा था यह सब जानता है। तो पहले इस पर बोल दीजिए सर, फिर मैं आगे आपकी बात पर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में एक बुकलेट निकाली थी राकेश जी। अरे मुख्तार भाजपा में नहीं है। अरे फराज भाई सुनिए तो, अरे सर सुनिए, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी कि लुइस बर्जर केस में हेमंता बिस्वा शर्मा एक सरगना है, वो बहुत बड़ा आरोपी है। मुख्तार पर नहीं बोलेंगे। सीबीआई ने 14 छापे मारे थे। तो उसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी और आगे मुख्तार पर नहीं बोलेंगे। सिद्धार्थ एक क्विक रिप्लाई, फिर शालिनी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ एक क्विक रिप्लाई, शालिनी उसके बाद आ रहा हूं मैं। मान लिया आप मुख्तार पर नहीं बोलेंगे, मुख्तार के वक्फ में स्कैम पर नहीं बोलेंगे। आपकी मजबूरी में समझ रहा हूं फराज भाई, मैं छोड़ दे रहा हूं इसको। सिद्धार्थ रिप्लाई करें। मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात करते हूं। मैं चैलेंज करता हूं फराज किदवई जी को, वो बुकलेट दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे, आप लोग झूठा प्रपंच करते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा वहां पर मस्जिद बनी हुई है, अब नए वक्फ एक्ट के हिसाब से क्या होगा? अनटिल अनलेस गवर्नमेंट का डिस्प्यूट उस जमीन पर चल रहा है, मस्जिद या दरगाह उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा और कोई नहीं क्लेम कर रहा है। ये वक्फ एक्ट में लिखा है। आप लोग भ्रांति फैलाते हैं, आप लोग भ्रांति फैलाते हैं। मैं चैलेंज करके आपको कहता हूं, कल बिल आया है, उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो मस्जिद और दरगाह को एग्जेम्प्ट किया जाता है। और तीसरी बात, आप कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ की जमीन पर 5 स्टार होटल चला करके किराया लूटने लग रहे हैं आप, और वहां पर आप वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बताएंगे। अच्छा एक कुछ नहीं आता है, ये पढ़ के नहीं आए। अरे रुक जाइए फराज भाई, सुन लीजिए। हाँ, आप पढ़ा दीजिए पूरे देश को। इनको नहीं आता है वो जनता तय कर लेगी। 30 सेकंड में आप दोनों लोगों को दे देता हूं। 30 सेकंड पहले सिद्धार्थ आप बोलिए। मैं राकेश जी फिर से दोहराता हूं, वहां पर और देश के सभी मुसलमान भाइयों बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी जमीन पर जहां पर गवर्नमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है इसको छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट का क्लेम चल रहा है, अगर मस्जिद या दरगाह ऐसी कोई ईदगाह की कोई जगह होगी, वो इस वक्फ एक्ट में उसको खाली कराया जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। राकेश भाई सुनिए, अब सुनिए वक्फ बाय यूजर में जो सरकार प्रावधान लाई है उसके हिसाब से अगर कोई मस्जिद है और वो 500 साल पुरानी है बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द वक्फ बोर्ड, उस पे अगर राकेश पांडे जी जाते हैं और एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो उस मस्जिद को खाली करना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। आप गलत चैलेंज कर रहे हैं, आप गलत चैलेंज कर रहे हैं। आप वक्फ बाय यूजर तो इस पूरे एक्ट में खत्म हो रहा है। आपके पास ठीक है, इस पर आएंगे। अब रुक जाइए प्लीज फराज भाई, ये नहीं ठीक है कि आपको कुछ नहीं पता है। नहीं है शालिनी अली, दो बातें हैं। एक तो मेहरदीन ने कहा कि जो समर्थन में खड़े हैं, जो जश्न मना रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं है, इस तरीके की परिभाषा दे रहे हैं। और यहां पर फराज किदवई के सामने मैंने मुख्तार अंसारी की बातें रखी, एक शब्द तक नहीं बोलना शुरू कर दिया है जी। अब मैं आपको बताती हूँ 2 बातें, और इन दोनों को कहिएगा चुप रहे। इस्लाम जानना और एक अच्छा मुसलमान बनना, दोनों से ये दोनों खारिज करती हूँ, मैं ही इन्हें खारिज कर रही हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जब इतना समय दे दिया है और 6 महीने और का समय दे दिया है कि यदि कोई मंदिर, चुप रहिएगा, या तो दरगाह है या तो कब्रिस्तान है या तो कोई मस्जिद है, उसको आप रजिस्टर करवा दीजिए। तो क्यों नहीं रजिस्टर करवा रहे? क्यों वेट कर रहे हैं आप? क्यों रजिस्टर नहीं करवाना चाहते आप वक्फ बोर्ड में किसी भी मस्जिद को, किसी भी कब्रिस्तान को, किसी को भी दरगाह को? क्यों आप बेफालतू बौखलाने वाली बात कर रहे हैं? दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसका कानून उच्च है या नहीं है? आप बात क्यों नहीं मानते?
आपको बात माननी चाहिए। जिस देश में आप रहते हैं संविधान संविधान संविधान, वैसे तो आप बड़ा चिल्लाते रहते हैं। अब वो संविधान कहाँ है, इस देश का कानून कहाँ है? ऐसे कैसे आप धमकी दे देंगे? आप लोग हमें कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं, हमें सरकार ने खरीद लिया है। एक्सक्यूज मी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही है जो कि मुसलमानों को आप जैसे गंदे सोच रखने वाले और आप जैसे कट्टर सोच रखने वाले लोगों से छुटकारा छूट रहा है। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कौम को बर्बाद किया है। हैदराबाद में, आपके तेलंगाना में सबसे ज्यादा मिसियर शादी, सबसे ज्यादा हलाला के केस है। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, वरना मैं आपकी बोलती और बंद कर दूंगी। क्या किया है ओवैसी ने हैदराबाद में? क्यों वहां के जितने भी मुसलमान हैं आज भी चार मीनार में और वहां पे कितनी गंदगी में रह रहे हैं? क्यों वहां मिसियर की शादियां होती है? क्यों तुम शरीयत की बातें करते रहते हो जब शरीयत को नहीं जानते? क्यों जब सरकार लेकर आ रही है और कह रही है कि हाँ शरीयत के हिसाब से वक्फ और औलाद में बहनों को आप हक दीजिए, बेकार की बातें करते हैं, आ जाते हैं लड़ने के लिए बिना किसी इंफॉर्मेशन के, ना शरीयत की जानकारी है ना आपको इस्लाम की जानकारी है। और एक मिनट, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है किसी को, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। फराज भाई मैं आपको समय दूंगा, आप काउंटर करिएगा सर, लेकिन किसी की सोच गंदी है क्या है सर वो जनता को तय करने दीजिए। काहे को आप बोल रहे हैं उसमें? नहीं तो ये कौन होती है, ये कौन होती है किसी की सोच गंदी बताने वाली? हाँ ठीक है, नहीं ये बात सब पर लागू होती है। मैं कौन होती हूँ? मैं वो बात सब पर लागू होती है। प्लीज बीच में नहीं, शालिनी 30 सेकंड आपको देता हूँ, बात पूरी करिए। मैं फराज भाई आपको समय दूंगा, काउंटर करिए, रुक जाइए। मैं इस देश की नागरिक हूँ। अरे मैं दोनों लोगों को रोकता हूँ प्लीज, जो ठीक है। इस्लाम प्रैक्टिस करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे जैसे और बहनों का हक जो है वो अदा किया जाए। मैं वो गरीब मुसलमान की आवाज हूँ। मैं आप जैसे आलिशान बंगलों में रहने वाली इंसान नहीं हूँ जिसको गरीब मुसलमान से कोई लेना देना नहीं होते। वक्त की प्रॉपर्टियां खा जाते हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो ओवैसी हो। कांग्रेस इसलिए चुप है, समाजवादी इसलिए चुप है। अरे 2022 में शिया वक्फ बोर्ड ने आजम खान से वक्फ की जमीनें वापस लेकर वक्फ के हकदारों को वापस दिया था। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी का नहीं था? क्यों अकबर अहमद डंपी का एक जो केस चल रहा है, जो कांग्रेस के हैं, उनका हरिद्वार में केस चल रहा है कि वक्फ की जमीन पे उन्होंने हत्या के रखा हुआ है। और आपके ओवैसी साहब 6 पुश्तियों से, पीढ़ियों से जो बैरिस्टर चीख रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा मैं आ रहा हूँ फराज भाई, आऊंगा। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, एक बार बोल लेने दीजिए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जुबैर भाई, ये बुरा चैप्टर समाप्त हो रहा है वक्फ का, इसीलिए इतनी बेचैनी है? कागज दिखाना पड़ेगा, आगे क्लेम करेंगे, बिना कागज के क्लेम नहीं कर पाएंगे, इस बात की इतनी बेचैनी है? या फिर ठेकेदारी खत्म हो रही है कि भाई हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं मुस्लिमों के, ये ठेकेदारी खत्म हो रही है? क्यों बेचैनी है इतनी? जी मुझसे सवाल है? हाँ जुबैर भाई, आप ही से सवाल है। जी जी जी, थोड़ा सा आपका ऑडियो कट हो गया था। वक्फ का जो बिल पास हुआ है लोकसभा में कल और राज्यसभा में आज जो चर्चा चालू है, हम मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मानना है और हमारे जैसे समवैचारिक लोगों का व्यक्तिगत मानना है कि ये संविधान का ही उल्लंघन है। सेक्शन 14, सेक्शन 21, सेक्शन 25, सेक्शन 26, ये 4 धाराएं जो संविधान का है इसका उल्लंघन करती है। और मोदी सरकार ने ये बिल पास करके संविधान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये जंग हम सड़क। क्या हुआ, नेटवर्क चला गया? अरे जुबैर भाई आवाज आ रही है क्या? कनेक्ट करिए भाई एक बार फिर, कनेक्ट करिए एक बार फिर से। आगे बोलिए जुबैर भाई, बोलिए। जी हम ये समझते हैं, मेरी ऑडियो आ रही है? एकदम आ रही है, बोलिए। जी हम ये समझते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जिसकी चर्चा चालू है, ये असंवैधानिक बिल है। क्यों भाई? संविधान के सेक्शन 14, 21, 25 और 26 का उल्लंघन है। अच्छा। मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने संविधान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अच्छा। और सरकार के खिलाफ जो संविधानवादी लोग हैं इस देश के, जो संविधान से प्यार करते हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक इस बिल के लिए और संविधान के लिए मोदी सरकार से लड़ेंगे। और कैसे लड़ेंगे? कानून को कैसे लड़ेंगे जुबैर भाई, कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? हम उन्हीं से लड़ेंगे जिनसे। कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? हम उन्हीं से लड़ेंगे जिनसे हमारे देश के अन्य। नहीं, कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? जिन्होंने सिर पर कफन बांध के, फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर, या पर सूली पर चढ़ा दो वाली बात कह के कैसे लड़ेंगे? मैं पूछ तो रहा हूं सर, कैसे लड़ेंगे? हम सड़क से लेके संसद तक कैसे लड़ेंगे? संविधान ने हमको जो, अरे कैसे लड़ेंगे? मैं पूछ तो रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है। बिल्कुल सुनने का मादा है जुबैर भाई। आप प्रोटेस्ट करिए, लोकतांत्रिक आपका अधिकार है। सरकार का कोई कानून पसंद नहीं आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के, सूली पर चढ़ा दो ये वाली बात कह के? तो ये संवैधानिक तरीका है?
सूली पर चढ़ा दो, ऐलान जंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल, या फिर सिर पर कफन बांध के निकल गए हैं, ये संवैधानिक शब्द होते हैं? फिलिस्तीन का झंडा लेकर निकल जाएंगे, ये संवैधानिक तरीका है? आप इतना समझ लीजिए, हमारी आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये भी संवैधानिक तरीका हो गया? आखिरी सांस तक। अच्छा, ठीक है। चलिए वरुण पुरोहित जी, आप भी बता दीजिए भाई, ये सब संवैधानिक तरीके हैं क्या? सिर पर कफन बांध के लड़ना, ये ऐसी बात कहना, ऐलान जंग टाइप की बात करना। अच्छा, हिंदुस्तान की सरकार कानून बना रही है तो फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतर जाना, ये सब संवैधानिक तरीका है क्या आपके हिसाब से? राकेश जी, देश में राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट और एक होता है डेमोक्रेटिक माइंडसेट। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार है, वो प्रोटेस्ट करना या वॉइस ऑफ डिसेंट पार्लियामेंट में विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करें भाई, आप जब अपोजिशन में थे आप भी विरोध करते थे, आप सिलेंडर लेके डांस करते थे सड़कों पे, जब तो आपको याद नहीं आ रही। तो विरोध करना, वॉइस ऑफ डिसेंट होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत प्रमुख अंग है, और प्रोटेस्ट करना उनका जनता का अधिकार है। आप कानून के दायरे में प्रोटेस्ट करते हो तो कहीं आपत्ति नहीं है। अगर आप गैर कानूनी प्रोटेस्ट करोगे तो पुलिस अपने आप ही, जो प्रशासन है आपके खिलाफ। मैं पूछ तो रहा हूं वरुण जी, मेरा सवाल है कि सूली, सिर पर कफन, शाहीन बाग बना देंगे, इस तरीके की बातें क्या संवैधानिक तरीका है? देखिए, शब्दों का प्रयोग कौन क्या कर रहा है उस पर तो प्रशासन देखता है, लोकल प्रशासन। सर बताइए ना, राय बताइए ना, क्या ये संवैधानिक तरीका है प्रोटेस्ट का? आपने ऐलान जंग शब्द का प्रयोग किया था। ऐलान जंग तो एक पिक्चर भी बनी हुई मूवी। पिक्चर पर मत जाइए, पिक्चर पर मत जाइए प्लीज। पिक्चर नहीं चल रही है देश में, पिक्चर नहीं चल रही है देश में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सूली, सिर पर कफन, शाहीन बाग बना देंगे? अरे वरुण जी, आप तो बड़े सीनियर आदमी है ना, सवाल का मतलब समझिए। सूली, सिर पर कफन और शाहीन बाग बना देंगे, ऐसी बातें क्या संवैधानिक तरीका है? ऐसे शब्दों का मैंने कहा ना, प्रयोग उचित नहीं है। लोकल प्रशासन में, सब लोकल कानूनों में भी प्रावधान है कि गलत शब्दों का उपयोग करो तो उन पे धाराएं लगती है। जब किसान आंदोलन था तो प्रधानमंत्री जी उनको आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या जीवी बोल रहे थे। तो मतलब आप ये मान रहे हैं, कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है रजा अकेडमी का, सिराज खान जमीयत ने की जो उन्होंने बात कही है, और एसडीपीआई, कम से कम ये 3 लोकतंत्र के खिलाफ हैं, और इनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। आप ये मान रहे हैं? इसका मतलब शब्दों का प्रयोग अगर कानून के दायरे से बाहर है तो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो चलिए ठीक है ना, रजा अकेडमी, सिराज खान, जमीयत उलेमा हिंद के और एसडीपीआई ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे प्रोटेस्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जरा इधर स्क्रीन पर तस्वीर डालिए जरा, जो मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और जो तारीफ की है, और मोदी भाईजान की जो तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे, जरा तस्वीर डालिए इस बड़ी स्क्रीन पर। मैं आता हूं और यह सवाल यहां से आपके लिए होगा फराज भाई, ये तस्वीर एक बार डालिए जरा इस स्क्रीन पर। और मैं इसलिए ये तस्वीर, नहीं रुक जाइए प्लीज। अब फराज भाई, ये जितने मुसलमान हैं सड़क पर जो प्रदर्शन क्या तारीफ कर रहे हैं, ये तस्वीर इधर भी देखिए, इधर लड्डू बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर पटाखे भी कई जगह फोड़े गए हैं। अब फराज भाई मुझे बताइए, क्या ये सब दलाल हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये दलाल हैं। राकेश भाई, एक मैं काम करता हूं, अभी मैं 100 लोगों को बुलाता हूं और आग की तख्ती बना लेता हूं और आग को लड्डू खिलाता हूं, और कल से हम ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री से ज्यादा जो चर्चित हैं और प्रधानमंत्री से ज्यादा जो लोकप्रियता है वो राकेश पांडे जी की है। क्या बात कर रहे हैं राकेश जी आप? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के बड़े नेता अबू आजमी ने कहा कि दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं, तो आप साबित करिए कि दलाल हैं। और मैं सवाल यहीं तक नहीं है, सवाल यहीं तक नहीं है, और मैं सवाल इसलिए क्यों ये पूछ रहा हूं क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी ये कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले सैयद नसरुद्दीन चिश्ती हैं, आप चलिए छोड़ दीजिए प्रदर्शन की बात इनकी, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, कुछ और मौलाना है, मैं उनका भी नाम सुना दूंगा। तो क्या सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जो कि गद्दी नशीं अजमेर शरीफ दरगाह के उत्तराधिकारी हैं, क्या वो दलाल हो गए? दलाल अब राकेश जी, कौन दलाल है? मुझसे सवाल है? हाँ फराज भाई, आप ही से सवाल है। राकेश जी देखिए, ये सर्टिफिकेट जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी बांटती है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन दलाल है, कौन नहीं है। ये मैं सर्टिफिकेट किसी को कैसे बांट सकता हूँ भाई? अरे भाई, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है, आ रहा हूं सिद्धार्थ, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है, अबू आदमी ने कहा है, कहिए तो भाई सुनवा दूं फिर से। अरे तो अबू आजमी साहब से पूछ लिए, अरे क्यों? अपना कैमरामैन लेकर के भेज दीजिए भाई कि आपने अगर दलाल कहा है तो कोई ना कोई उसकी बेसिस होगी, उनसे सबूत मांग लीजिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो नहीं कह रहे कि जो तारीफ कर रहे हैं जितने मुसलमान हैं ये दलाल हैं, उनके पास दलाली का हिस्सा आ गया होगा। मैं उनको कोट करके बोल रहा हूं। मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ फायदा इनको जरूर पहुंचाया होगा। जैसे इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ फायदे पहुंचाती है। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी से फिर सवाल पूछूंगा
कि सिद्धार्थ जी अगर कोई मस्जिद 500 साल पुरानी है फायदा पहुंचाया गया ये बता दीजिए। अरे मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, 30 सेकंड और। उसका क्या होगा? नहीं, पहले तो बोलिए कि दलाल बोलकर गलत किया वो आदमी ने, और दलाल ही नहीं है ये, और या तो साबित करिए फराज भाई। राकेश भाई ये आप थोड़ी ना बताएंगे कि मतलब आप कोई टीचर और मैं स्टूडेंट थोड़ी ना हूं कि आप बोलेंगे नहीं अब ये आप बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना जो मैं मुझे बोलना। अरे जनता को जानने का हक है ना फराज भाई कि ये लोग दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती क्या दलाली कर रहे थे? ये जनता को जानने का हक है कि नहीं? आपकी पार्टी के नेता बोल दे तो भाई अगर मैंने तो बयान सुना नहीं पहले, लेकिन अगर अबू आसिम साहब ने ऐसा बोला है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कोई ना कोई फैक्ट होंगे। अपने कैमरामैन को भेजिए, अपने रिपोर्टर को भेजिए और उनसे कहिए कि पूछे कि आपके पास जो फैक्ट हो वो जनता को दिखाते। खत्म बात। ठीक है सिद्धार्थ यादव, अब देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा कि दलाली शब्द को डिफेंड कैसे करें। पर राकेश जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं अपने नेता की कही हुई बात को डिफेंड करने के लिए। फराज जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहता हूं, ये किसी और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता ने कहा होता, अब फराज जी सुनिए, अब आप चुपचाप सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको बात। आपका ज्ञान जो है, उस ज्ञान का भी मैं ज्ञानवर्धन यहां पे करूंगा, क्योंकि आपका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। अगर ये किसी और पार्टी के नेता ने कहा होता और किसी धर्म विशेष के लिए कहा होता, तब क्या होता? देश में आग लगा रहे होते आप। आपकी मर्जी आए और आपके और फिर टीवी में बैठ करके आप डिफेंड कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अब आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मैं पढ़ के अच्छा 1 मिनट में बीच में आता हूं। 1 मिनट मैं इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं। हाँ सिद्धार्थ भाई आप ही के पास, अरे पूरा 1 मिनट दूंगा मैं। फराज भाई मैं सॉल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड सिद्धार्थ को बोलने दीजिए, 30 सेकंड उसके बाद आप बोलिएगा। और 3 तस्वीरें हैं। पटाखे फोड़कर मुस्लिमों का जश्न, बिल की खुशी में मुस्लिमों ने मिठाई बांटी है। वक्फ संशोधन का कई जगहों पर स्वागत हुआ है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशी के उत्तराधिकारी हैं। तो वो समाजवादी पार्टी के नेता वो आदमी के हिसाब से दलाल हो गए, उनकी परिभाषा के हिसाब से। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करिए, फिर फराज भाई आपके पास आऊंगा। देखिए राकेश जी पहले 30 सेकंड ये बोले तो मैं कुछ बोला नहीं, पर अब मेरे बीच में बोल रहे हैं। नहीं कोई बीच में नहीं आएगा, एकदम बीच में नहीं आएगा। अब मैं इनकी बात समझा देता हूं। मैंने एक बात साफ कही, अब ये रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड लिया है क्योंकि अपने ज्ञान का बहुत बड़ा एक ज्ञान वर्धन करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये तो स्वाभाविक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। However, protection is given to waqf properties such as masjid and qabristan already registered with waqf boards on or before the commencement of this act unless it is disputed by a government property on or before। क्या समस्या है आपको? 500 साल पुरानी हो या 700 साल पुरानी हो, आप उससे पहले वक्त की प्रॉपर्टी से रजिस्टर करा दीजिए। अब क्या हुआ? अब आपका गोल मटोल हो गया मामला, अब गोल हो गया। फराज भाई बहुत बैठ करके ज्ञान वर्धन करके दिखा रहे थे, अरे ऐसा है, अरे मैं तो ऐसा जान रहा हूं, ये पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए, सर्टिफिकेट बांट रहे, भ्रम फैलाते हैं आप लोग भ्रम फैलाते हैं। आपकी समस्या है, आपको बैठ करके अपने देश के मुसलमानों को दलाल बताना है, फिर बैठ के टीवी पे उनको आपको डिफेंड करना है, आपको गालियां देनी है, आपको भ्रम फैलाना है, क्योंकि प्रॉपर्टी कब्जानी है। ठीक है, समस्या ये है। फराज भाई आप सिद्धार्थ की बातों का जवाब दीजिए। आपको भी 30 सेकंड देता हूं, लेकिन 10 सेकंड और उसमें जोड़ता हूं पहले मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, मौलाना कोकब मुस्तफा, मौलाना उमेर इलियासी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी लोग, जिनमें शालिनी भी यहां पर है, और जो लोग सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं, क्या वो दलाल है? और अगर नहीं है तो बोलिए कि वो आदमी ने गलत बोला, और या तो रेफरेंस बता दीजिए। 10 सेकंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, उसके बाद अपनी बात करिएगा। देखिए मौलाना रजवी जो बरेलवी हैं वो दलाल है एक नंबर, और वो इसलिए है कि ये वही मौलाना है जिन्होंने कुंभ की जमीन को बोला था। ये किसी के लिए भी कैसे कहा जा सकता है? आप कैसे नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके किसी के लिए भी कह सकते हैं? कमाल बात है। सुनने दीजिए ना, कोई भाषा का कोई बात नहीं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट ठीक है, सड़क चौराहे। ठीक है, 30 सेकंड बोलने दीजिए ना, वो जनता तय करेगी सिद्धार्थ भाई कि ये सड़क शाह बादशाह है, क्या है, नहीं है। 30 सेकंड फराज भाई सुनिए सर, ये वही रजवी मौलाना रजवी ये वही मौलाना है जिन्होंने कुंभ की जमीन को कहा था कि वो वक्फ की जमीन है, जिसको मैंने तब भी बोला था कि ये गलत बोल रहे हैं। अब वो मौलाना आपको अच्छे लग रहे होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि मुस्लिम महिलाओं को जला दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट फराज भाई को बोलने दीजिए। सिद्धार्थ यादव को मैंने एक्सपोज कर दिया है ना, इसलिए ये हत्या से उखड़े जा रहे हैं। जरूर आप सुनिए। हाँ एक्सपोज सिद्धार्थ भाई, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट लीजिएगा, आपको एक मोमेंटो दूंगा मैं। आपने झूठ बोला था, अभी कुछ देर पहले आपने झूठ बोला था, मोमेंटो भिजवाते हैं। जब शालिनी ने बोला तब आप बोल रहे हैं रजिस्टर्ड जो होगी। अरे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड आप लेकर के आए। भाई अब सुनिए राकेश, हाँ बोलिए, मेरा टर्न है। सुनिए राकेश भाई, इस देश में ज्यादातर इबादत गाहें, मैं इबादत गाहें बोल रहा हूँ,
वो इबादतगाहें ऐसी हैं जिनके पेपर्स नहीं हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं सिद्धार्थ भाई, इबादतगाहों के बारे में बोल रहा हूं कि आज से 300 साल पहले तो भी आप उन्हें रजिस्टर करवा दीजिए, बिना पेपर के रजिस्टर करवा दीजिए। आपको ये बात ही नहीं पता है। जेपीसी के जगदम्बिका पाल जी ने भी ये बात कह दी है कि आपको पेपर की जरूरत नहीं है। वक्फ बाय यूजर कल तक, और अभी भी आप सुन लीजिए, आप अगर 500 साल पुरानी मस्जिद को लेकर आएंगे जिसके कागज नहीं, आप उसको रजिस्टर तो करवाइए। अच्छा ठीक है फराज भाई, ये चर्चा चलती रहेगी सर। अरे तो पेपर थोड़ा और ठीक से पढ़िए। ये भी जानकारी है कि 6 महीने शायद ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम भी दे रहे हैं, तो सर कानून बन जाने दीजिए, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया ये दलाली वाली बात पर और ये भड़काने वाली बात पर। सभी बगले झांकते नजर आए। रोकना पड़ेगा आप सभी को।